IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। प्रणय, ख्याति, क्या हाल चाल है? बस मैं तो ठीक। ख्याति आप बताओ। बस सब बढ़िया है। क्या नया चल रहा है अभी? अरे नया तो मतलब जैसे कोई ना कोई गवर्नमेंट में थम्स अप पीता रहता है, कुछ तो तूफानी किया जाए, ठीक है? तो अच्छा, तो अचानक से देखो ऐसे तूफानी मचा दिया, आत्मनिर्भरता के नाम पे लैपटॉप वगैरह पे बैन लगा दिया, फिर वो बैन को पोस्टपोन भी कर दिया ऑलरेडी। लेकिन उसकी वजह से फिर से वो चर्चा शुरू हो गई, और जो कि हम यहाँ पुलियाबाजी में कितनी बार कर चुके हैं कि स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी के नाम पर हमको वो जो पुराने ज़माने की घिसी-पिटी स्वदेशी पॉलिसियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं वापस आती रहती हैं, और उनकी वजह से हमारा देश काफ़ी धक्के खा चुका है, लेकिन सबक फिर भी नहीं मिला है, ठीक है? तो आज मैं सोच रहा था कि उसके एक पर्टिकुलर पहलू पे डिस्कस करें जहाँ पे रोग होता है, लेकिन हम कैसे किसी पे निर्भर हो जाएं जो हमारा शत्रु है या जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो ये एकदम नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी। फिर आपने एक नेशनल सिक्योरिटी की बात कर दी तो फिर तो सारे के सारे जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो फेल। तो ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका क्या क्या जवाब है और हमारे पास क्या लेसन्स हैं, क्योंकि ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। आई मीन पूरी दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है और बाकी देश भी इस तरीके का काम करते हैं। जैसे अब यूएस बोल रहा है ना, मैं चिप्स यूएस के अंदर बनाऊंगा, तो हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम ये चीज़ ठीक नहीं है? तो इस बारे में क्या आप लोगों का ख्याल है? इस बारे में आज डिस्कस करी जाए। हाँ बिल्कुल, ये ज्वलंत सवाल है, ये बहुत सालों तक रहेगा। वैसे पहले उसके पहले मैं सरकार की पैरवी कर दूं थोड़ी कि वो उन्होंने बैन नहीं किया था, उन्होंने बोला था कि लाइसेंस लगेगा इंपोर्ट के लिए। हाँ, खैर ठीक वो बात, भी ठीक खराब बात। है, हाँ, लेकिन हाँ लाइसेंस, हाँ, ठीक बात। मतलब बैन वो ये मतलब आप पहले रोक देंगे, फिर बोलेंगे कि आप अर्जी लिखिए, चिट्ठी लिखिए, उसके बाद हम बताएंगे आप ले सकते हैं कि नहीं। हाँ, खराब तो उतना ही है, लेकिन हाँ। एक तो मुझे एक चीज जो बहुत नोटिसेबल लगी कि मतलब अभी आपने रूल निकाला और आज से इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अभी उन्होंने 3 महीने से डिले किया है, लेकिन आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो। इतनी सारी कंपनी ने ऑलरेडी कहाँ कहाँ ऑर्डर कहाँ दिए वगैरह होंगे, लोगों ने क्या क्या कहाँ से मंगवा रहे होंगे, और आप बोल रहे हो आज से हम ऐसा रूल पास कर रहे हैं और वो आज ही से इम्प्लीमेंटेशन होगा। मतलब हाँ, इसका क्या वो दुख थोड़ी है? थम्स अप ज्यादा पी ली उस दिन, और तो कोई इसका कारण नहीं हो सकता। कुछ तो आप बनाइए ना। हाँ, आप बनाइए, ये पॉलिसी भी बनानी हो तो आप बोलिए 6 महीने के बाद हम ये करने वाले हैं, और फिर करेंगे तो लोग एटलीस्ट कुछ तो सोचेंगे। मतलब पहले घर में बनाना शुरू तो करें, उसके बाद हम उसको लाइसेंस करें, बाहर वाली चीजें पहले। हाँ, पर हाँ वो तो छोटी बात हो गई, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि ऐसा लाइसेंस चाहिए ही क्यों, जिसका हाँ, कितना नहीं, फायदा वो होता अलग है, हाँ, वो भी हाँ, अलग है, वो पॉइंट भी है ही बिल्कुल। हाँ। हाँ। तो ठीक है, मैं सोच रहा था हम लोग थोड़ा एक और लेवल ऊपर जाते हैं और ये निर्भरता को समझने की कोशिश करते हैं कि निर्भरता को कैसे देखा जाए जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से, और क्या हर निर्भरता कमजोरी होती है कि नहीं। और ये शायद सिर्फ भारत के लिए लागू नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए एक सवाल है। जैसे सौरभ आप भी बोल रहे थे, अमेरिका भी ये सब कर रहा है और अमेरिका की नीति में भी कई गलतियां लग रही है मुझे, तो हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं कि हर निर्भरता कमजोरी होती है कि नहीं। मेरे हिसाब से हर निर्भरता कमजोरी नहीं होती, लेकिन जो दो महत्वपूर्ण कारक है जो डिटरमिन करते हैं कि निर्भरता कमजोरी होती है कि नहीं, वो ये होता है कि एक, निर्भरता किस चीज के ऊपर है। अगर वो चीज एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स है या ऐसा संसाधन है जो आपको दूसरे देशों से भी मिल सकता है, तो वो निर्भरता एकदम कमजोरी नहीं है, बल्कि वो निर्भरता एक शक्ति है आपके हाथ में। और दूसरी चीज ये है कि निर्भर किस प्रकार का देश है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर बड़ा देश है, ऐसा देश है जिसमें मार्केट्स फ्री हैं, खुद की नई नई एनर्जी और नई नई चीजें उत्पादन हो सकता है उसका, तो ये निर्भरता एक्चुअली इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है, वो निर्भरता एक्चुअली स्ट्रेंथ है। तो इसके दो उदाहरण हैं जो हाल ही में सामने आए हैं, तो मुझे लगा हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इससे क्या सीख मिलती है इन दोनों एग्जाम्पल से, तो शुरू करें उस पर। ठीक, बिल्कुल।
तो एक उदाहरण यही था, यूरोपियन यूनियन और रशिया। तो कई बार ये कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर जो ऑयल और गैस पे जितनी निर्भरता थी उनकी, तो ये उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, और उसकी वजह से यूरोप को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब रशिया बंद कर देगा इन सब चीजों को, है ना। और यही हम लोगों ने, मुझे भी यही लगता था। लेकिन आप अगर देखें पिछले 1-2 साल की कहानी, तो यूरोप ने बड़े ही शानदार तरीके से जो निर्भरता थी उनकी रशिया पे, वो कम कर दी। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ। लोग कह रहे थे कि जीडीपी डबल डिजिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उनका, जॉब्स एकदम चले जाएंगे। लेकिन आप देखें 1-2 साल से उन्होंने कई सारी चीजें की, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। और रशिया, जो हम लोग कह रहे थे कि रशिया इस निर्भरता को एक जियोपॉलिटिकल हथियार के रूप में प्रयोग करेगा, वो भी नहीं हुआ। तो ये क्या माजरा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़े नंबर दे देता हूँ। पहले तो जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि पुतिन यूज कर सकते हैं ये एनर्जी को एक हथियार की तरह, लेकिन आप देखेंगे पिछले 1 साल में क्या हुआ है। तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में तकरीबन 26% तेल यूरोप का रशिया से आता था। ये पाइप से आता था या फिर शिपिंग से आता था वगैरह। वो 2023 क्वार्टर 1 में 3% हो गया है। तो इतना कम वो लोगों ने झटके में कर लिया। दूसरा, उनका जो गैस इंपोर्ट्स था वो 2022 क्वार्टर 1 में 38% था। वो इतना कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 17% हो गया है। तो ये भी मतलब काफी सिग्निफिकेंट कमी हुई है इसमें। और ये कैसे किया है, यूरोप ने कैसे किया? और ये इतनी चेंज हुआ है, और ऐसा भी नहीं हुआ कि जॉब्स चले गए हैं ज्यादा या फिर एकदम जबरदस्त रिसेशन है वगैरह, ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये कैसे कर पाए यूरोप? तो 2 चीजें हुई हैं। एक तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड, दोनों में उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। तो ठीक है, तो डिमांड साइड में क्या किया है? एक तो 15% उनका डिमांड ही कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि जो पावर ज्यादा लेती थी वो वाली इंडस्ट्रीज, उनको बंद कर दिए हैं, और उन इंडस्ट्रीज का इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग उन चीजों को। ठीक है, तो ऑफशोर कर दिया है वो पार्ट हाँ, मैन्युफैक्चरिंग और का। बिल्कुल। और दूसरा, उन्होंने एफिशिएंट पावर मैनेजमेंट किया है। हर हाउस होल्ड ने पावर कंजम्पशन वगैरह कम कर दिया है, क्योंकि सरकारें भी ये चीज बता रही थी वगैरह वगैरह। और तीसरी बात ये भी है कि उनकी जो सर्दी थी, ऐसा लग रहा था, लोग बोल रहे थे सर्दी में तो मतलब पूरा अंधेरा छा जाएगा यूरोप में, लेकिन सर्दी भी इतनी सर्द नहीं थी, गर्मी लग रही थी लोगों को इस तो टाइम, उस वजह से भी हाँ। फायदा हुआ। तो ठीक है, ये 3 चीजें थी डिमांड साइड पे। और सप्लाई साइड पे भी बहुत ही जबरदस्त चीजें हुई। तो जैसे कि ताबड़तोड़ उन्होंने नए सोर्सेज ऑफ पाइप गैस ढूंढे। जैसे जर्मनी ने एक एलएनजी टर्मिनल था जो कि कई सालों से अटका था, वो उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग पेस में खड़ा कर दिया, और वो भी जर्मनी में। मतलब लोग कह रहे थे कि हो नहीं पाएगा वगैरह, लेकिन उन्होंने कर दिया। फिर ठीक है, उन्होंने ये भी किया कि इंपोर्ट जो है वो रशिया से नहीं किया, लेकिन भारत जैसे देश तो अवेलेबल थे जो कि ये क्रूड ऑयल, कच्चा तेल रशिया से ले रहे थे, उसे प्रोसेस कर रहे थे, और वो यूरोप को सप्लाई कर रहे थे। तो जब तक इस तरीके के अरेंजमेंट से उनको रशिया से खरीदने की जरूरत नहीं थी। और फिर उन्होंने जो पुराने कोल फायर्ड प्लांट्स थे वगैरह, वो भी रिस्टार्ट कर दिए। फिर फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी है, वो भी उन्होंने वापस शुरू कर दिए, लेकिन ठीक है वो बाद में आए ऑनलाइन, लेकिन वो भी एक चीज है। तो आप देखेंगे अलग अलग टाइप के डाइवर्स अप्रोचेस की वजह से नेट रिजल्ट ये हुआ कि रशिया ने बंद नहीं की सप्लाई, बल्कि यूरोप ने प्राइस कैप लगा दिया रशिया के ऑयल पे। कहा कि क्योंकि रशिया, यूरोप तो इंश्योरेंस जो लेते हैं शिपिंग सप्लायर्स, उसके ऊपर उनकी मोनोपोली है। तो उन्होंने बोला आप कोई भी शिपिंग सप्लायर है, अगर आप रशिया का क्रूड ऑयल लेकर जा रहे हैं तो आपको एक कैप है, प्राइस कैप, उसके ऊपर आप रशिया का ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते। तो ये उल्टी चीज हुई। मतलब भारत में तो लोगों को काफी अचरज होगा, क्योंकि भारत में लोग कहते हैं कि यार रशिया पे हम लोग मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट है, तो वो लोग एक जियोपॉलिटिकल हथियार के तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यूरोप ने यूज कर लिया इसको जियोपॉलिटिकल टूल। तो ये कैसे हो गया? तो आप लोगों को क्या लगता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे क्या हम ऐसी उल्टी सीख ले सकते हैं क्या प्रणय? मतलब रशिया बोलेगा अरे अब मुझे अपने को इंश्योरेंस में आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गई, मैं इनको तो निर्भर नहीं बना पाया अपने तेल पे, पर इन्होंने मेरे को इंश्योरेंस में मेरी बाह मरोड़ दी। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे सपने सोचने के लिए तो कोई टिकट नहीं ले आता, लेकिन हाँ, इसको आप कर पाओगे कि नहीं वो मुश्किल है।
करेक्ट करेक्ट। दूसरा मैं ये लेसन एक लेता हूँ कि एक बड़ी डायनेमिक और फ्री इकोनॉमी होने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, जो कि शुरू में किसी ने शायद अंदाजे नहीं लगाए थे, लेकिन एक फ्री और डेवलप्ड इकोनॉमी बहुत अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगा देख करके सारी और ये तुम्हारा सुन के भी कि यूरोप में कोई पुतिन का भाई बैठ के प्लान कर रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा, ठीक है। रशिया में एक पुतिन बैठा है वो जो प्लान कर रहा है कि हाँ मैं यूरोप को इस तरह से अटका दूंगा, मैं यूएस को ऐसे अटकाऊंगा, राइट। तो ये एक चेस की तरह से गेम खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है कुछ कबड्डी चल रही है, तो आप चेस खेल रहे हैं, दूसरा आदमी कबड्डी खेल रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि एक फ्री मार्केट जहाँ पर सिस्टम्स अच्छे हैं और मार्केट रिस्पॉन्ड कर पा रही है, किसी भी एक आदमी का मार्केट से लड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और थोड़ा सा एक अमीर होने के फायदे हैं, जैसे अगर आपके पास बफर है तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब गरीबी में आटा गीला होगा तो क्या करेंगे, राइट। मतलब पर अमीर आदमी का आटा गीला हो जाए तो बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। मुझे इसमें लगता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन की स्टेट कैपेसिटी भी ज़्यादा है, तो वो इतने कम समय में इतनी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से कर पाए, तो वो उनकी एक अच्छी स्टेट कैपेसिटी के बारे में बताता है कि वो रिजिलियंस है उनके पास कि ये प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी काम करेगा। और दूसरा मतलब मुझे ये नहीं पता कि क्या आप ये एनर्जी में हुआ है, क्या इसको हम ये जनरलाइज मुझे इसका आंसर नहीं पता, ये आपको सवाल पूछ रही हूँ मैं कि क्या हम इसको कोई भी कमोडिटी के लिए अप्लाई होगा, ऐसा जनरलाइज कर सकते हैं क्या? कि ये है ना कि ये मिल ही जाएगा दुनिया में, मतलब वही तो मैं यही कह रहा था कि जैसे मैंने शुरुआत इस बात से की कि निर्भरता किस चीज पर है वो समझना जरूरी है। तो अगर निर्भरता ऐसे संसाधनों पर है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें लगता है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है और अगर हम उसके ऊपर निर्भर है तो हम लोग मतलब बहुत ही कमजोर अवस्था में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं और जनरली सब्स्टिट्यूटेबल सोर्स हो अगर वो, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास और एक कोई हथियार है जिससे आप उनको चैलेंज कर सकते हो तो वो लाइन पर ही रहेंगे, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो यही एक चीज है कि रशिया ने इतना सप्लाई होने के बावजूद वो उसे यूज नहीं कर पाए एक हथियार की तरह, जबकि यूरोप यूज कर पाए। तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रॉडली अगर नेचुरल रिसोर्सेज पर आप निर्भर हैं और वो नेचुरल रिसोर्स दूसरे देशों में भी अवेलेबल है तो वो निर्भरता कोई इतनी हानिकारक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप बहुत बड़े बायर हैं तो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है ना। तो वो जैसा आप कह रहे थे, भारत अमीर तो नहीं है लेकिन भारत बहुत बड़ा बायर है काफी चीजों का। तो अगर आप बड़े बायर है तो आप फिर दूसरे देश आपको सप्लाई करना चाहेंगे, दूसरी कंपनीज आपको सप्लाई करना चाहेंगी, तो वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है जो अक्सर लोग नहीं सोचते। तो ये एक ख्याति ने जो बोला उसके लिए। यूरोप के दृष्टिकोण से सौरभ मुझे लगता है कि वो लोग चेस भी खेल रहे थे और कबड्डी भी खेल रहे थे, मतलब इस तरीके से कि कुछ रिस्पॉन्सेस वो एट स्केल ले पा रहे थे, जैसे यूरोपियन यूनियन के स्तर पे ले पा रहे थे। जिस तरीके से मैंने बोला वो प्राइस कैप जो उन्होंने किया वो किसी देश के स्तर पे नहीं था लेकिन वो यूरोपियन यूनियन के स्तर पे था। और यूरोपियन यूनियन क्योंकि कलेक्टिवली इतना पावरफुल है तो वो लोगों ने प्राइस कैप जैसी चीज कर पाए। लेकिन ये भी है कि जो दूसरे रिस्पॉन्सेस थे इकोनॉमी वाइड रिस्पॉन्सेस वो छोटे स्केल पे भी कर पाए। तो जैसे वो कहते हैं ना, एट मैग्नीट्यूड एंड एट लिटिलनेस, दोनों का फायदा वो लोग उठा पाए। तो जैसे उन्होंने ये जो चीजें की थी कि फ्रांस न्यूक्लियर एनर्जी कर सकता है, जर्मनी कोल के ऊपर कर सकता है, वापस रिफायर कर सकता है या फिर एलएनजी टर्मिनल बना सकता है, तीसरा देश और कुछ कर सकता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस थी एक लेवल पे और कलेक्टिव रिस्पॉन्स था दूसरे लेवल पे। तो ये दोनों चीजें कंबाइन हो के नेट रिजल्ट ये हुआ कि इतना कुछ निर्भरता हानिकारक नहीं हुई रशिया के लिए। और उनके पास पैसा था, तो जैसे जब वो एनर्जी प्राइसेस खूब बढ़ी तो वो आसानी से गरीब लोगों को उन्होंने सब्सिडी वगैरह दे दी ताकि उनके यहाँ हाहाकार नहीं मची। जबकि मतलब रशिया सोच रहा था कि भाई यूरोप में तो रेवोल्यूशन टाइप वाली सिचुएशन आ जाएगी, लोगों के पास एनर्जी नहीं होगी अगर सर्दी के टाइम पर। लेकिन जब आपके पास पैसे हो तो आप ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा मैं यहाँ ये बोलूंगा कि ये वही यूरोपियन यूनियन है जिसको सब ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एकदम निठल्ले हैं, मिल करके इनसे एक पत्ता नहीं हिलेगा।
पर हाँ। इन लोगों ने भी मतलब रशिया को हैंडल कर लिया। लोगों को लगता था भाई रशिया तो एकदम 30 मार खाया, यूरोपियन यूनियन पैसे वैसे होंगे, लेकिन ये फुद्दू लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होता। सही वही है ना। एक तो हम लोग को ऐसे लगता है कि ये सब चीजें प्लान होनी चाहिए, एक कोई इंसान होना चाहिए जो ये सब कर सकता है, लेकिन हाँ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का रिस्पॉन्स में आप कोई एक इंसान को नहीं बता सकते, तो हम लोग को लगता है कि इस तरीके के देश एकदम जबरदस्त जियोपॉलिटिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ये, और हाँ, दूसरा बिल्कुल। एक और चीज है, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक वो कहावत है ना, लोग कहते हैं कि अगर आपने बैंक से 10 रुपए लिए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने हाँ, बैंक से 10,000 करोड़ लिए तो वो बैंक की प्रॉब्लम है, ऐसे कहते हैं ना। तो वही हाँ, चीज मुझे बिल्कुल। लगता है यहाँ भी लागू होती है कि अगर आप किसी मतलब ऐसे संसाधन पे डिपेंडेंट है जो कि एकदम क्रिटिकल है, नॉलेज रिच है, वो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश पर ऐसी चीज पे डिपेंडेंट है जो नेचुरल रिसोर्स है, सब्स्टिट्यूटेबल है, तो वो उस देश की प्रॉब्लम है, रशिया की प्रॉब्लम थी, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक उदाहरण मुझे लगा। तो मैं समराइज सही। थोड़ा सिंपल में रखूं तो आप ये कह रहे हो कि अगर कोई प्राकृतिक संसाधन जो आसानी से कहीं और से मिल जाएगा तो उस केस में वो बेचने वाले का प्रॉब्लम है, खरीदने वाले को नहीं, क्योंकि खरीदने वाले को तो दुनिया में कोई और बेचने वाला मिल ही जाएगा क्योंकि वो चीज आसानी से मिल रही है। लेकिन जो टेक्निकल या जिसमें ज्यादा स्किल्स या लंबा समय चाहिए उस चीज को डेवलप करने में, उस केस में वो खरीदने वाले का प्रॉब्लम है अगर वो रोका जाए, क्योंकि वो आसानी से कहीं और से आ नहीं सकती वो हाँ, चीज। बिल्कुल। तो इसका एक और उदाहरण रहता है, अब प्राकृतिक संसाधन के ऊपर जाते हैं एक लेवल, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन तो समझ सकते हैं हम, अब एक और चीज हुई पिछले कुछ महीनों में, जैसे अमेरिका और चीन के बीच, आपको पता ही है, हम लोग कई बार बात की है, सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काफी कुछ हलचल चल रही है। तो एक तो यूएस ने बोला है कि जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं वो हम आपको नहीं देंगे, चीन को। तो चीन ने एक रिस्पांस दिया काफी महीनों बाद। एक तो ये बात भी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कई महीनों तक कुछ भी रिस्पांस नहीं था उनके पास, लेकिन अब उन्होंने एक रिस्पांस दिया। उन्होंने एक दो अमेरिकन कंपनीज को बोल दिया कि आप सप्लाई नहीं कर सकते हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने गैलियम और जर्मेनियम, दो ऐसे मेटल्स है जिनके ऊपर काफी चीन सप्लाई करता है पूरे विश्व को, और ये प्रोसेस करता है, तो ऐसे ही सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं देता, वो प्रोसेस करके जो देता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ये सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये रिस्पॉन्स हो गया। तो हम लोगों को कैसे देखना चाहिए? कई लोगों ने जब ये हुआ तो उन्होंने कमेंट किया कि देखो चीन ने भी अपने पत्ते दिखा दिए और अब चीन भी अमेरिका को एकदम उसी लेवल पर रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये अलग है, मुझे लगता है ये चीन की कमजोरी दिखाता है, ना कि उसकी शक्ति। क्योंकि सेम कारण मैं ये बता सकता हूँ कि जो गैलियम जर्मेनियम की प्रोसेसिंग है वो इतनी कोई कटिंग एज नहीं है। अगर चीन बोलेगा कि मैंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया, कल को कोई और तीसरा देश सीख लेगा। इसमें ऐसे कोई स्ट्रेटेजिक या सीक्रेट नॉलेज नहीं है जो आपको 20-30 साल चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका ने बोला कि मैं आपको 5 नैनोमीटर की चिप नहीं दूंगा, तो वो एक्सपर्टीज जो आपको लगेगी वो काफी टाइम लगेगा, और टाइम अगर आपने सीख भी लिया तो आप इतने दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे ASML की आपको मशीन चाहिए, आपको जापान से मटेरियल चाहिए, वो सब आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक और उदाहरण है जहां पे हम लोग देख सकते हैं कि आप जिस चीज पे निर्भर है वो प्राकृतिक नहीं है, वो मतलब उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग की है, लेकिन वो ऐसी चीज है जो आप आसानी से सीख सकते हैं। बल्कि और एक दूसरी चीज है जो आपको एक नॉलेज प्रोडक्ट है जिसको आपको बनाने के लिए कई कई चीजों को साथ में रखना है, उसके लिए नॉलेज डेकेड्स लगते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कल को कर लेंगे। तो ये डिफरेंस भी जानना जरूरी है कि निर्भरता किस चीज पर है और निर्भर कौन है। तो ये इस पे आप दोनों क्या कहते हैं? जैसे मुझे एक एग्जांपल दिमाग में आ रहा है कि जेट इंजन वगैरह जो चीजें हैं वो अभी भी ज्यादातर कंट्रीज नहीं बहुत ही कम कंपनियां हैं जो अभी भी वो चीज बनाती है। तो बाकी का प्लेन तो आप बना सकते हो इधर उधर से, बट वो जो उसका बेसिक इंजन है वो तो बहुत टेक्नोलॉजी का काम है, वो कहीं और कुछ कुछ ही जगह हो रहा है। तो उस प्रकार की चीज बॉटलनेक बन सकती है। लेकिन जो हमारा जैसे अभी लैपटॉप एग्जांपल दे रहे हैं वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाइना से आ रहा है कि कहीं और से आ रहा है। इस तरह से हम ऐसे देख सकते हैं मे बी इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर सोचे तो।
नहीं, मुझे लगता है कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल्स उस तरीके के हैं जहाँ पे शायद सही में एक नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। मुझे लगता है हिंदुस्तान में हम लोगों ने सिक्योरिटी और आत्मनिर्भरता जो कि चीन रशिया की लड़ाई के बीच में स्वदेशी वाले अपनी रोटियां पका रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है और हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि जो स्वदेशी का आर्गुमेंट है उसको ठीक से हम लोगों ने परास्त नहीं किया है, जो कि बाकी पूरे दुनिया में हुआ है। लोगों ने अमेरिका और यूरोप में कोई लोग बोलते हैं इस तरह की चीज, ऐसा नहीं, ये ख्याल हर जगह है। यूएस में भी लोग बोलते हैं भाई मेड इन अमेरिका होना चाहिए, ये लॉबी हर जगह होती है। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में है, लेकिन ये लॉबी काफी वीक है बाकी जगह पर, और इंडिया में ये लॉबी बहुत स्ट्रांग है और ये काफी सेंटर स्टेज है। ये लोग एक्चुअल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, और जब भी ये इस तरीके की चीज चल रही होती है हिंदुस्तान में, शायद वो शुरू होगी स्ट्रेटेजी को लेकर के और बीच में घुस जाएगी स्वदेशी वाली नीतियां, जो कि हम देख रहे हैं कि उसको उनका तो कोई भी वो तो बहुत ही लो लेवल का डिस्कोर्स है कि भाई आप सब कुछ क्या खुद बना लोगे, वो तो कोई करना भी नहीं चाहिए, तो बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। और उससे आप हम खुद को ही गरीब करने वाली स्थिति में अपने आप को वापस लेके जा रहे हो। और मैं बस एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, ख्याति, जैसे तुम बोल रही थी कि सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, ये कभी कभी पहले नहीं पता होता है, पर ये चीज़ एक फ्री मार्केट की बहुत अच्छी है कि वो सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेती है। कभी कभी नहीं भी पता होता है। अगर प्राइस सिग्नल है मार्केट में तो प्राइस सिग्नल काम करता है। जैसे फ्रैकिंग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जब तेल के दाम बहुत बढ़े, सब लोगों ने बोला अभी तो अमेरिका की वाट लग गई, इनका कुछ नहीं होने वाला, और 3-4 साल में अमेरिका नेक्स्ट एक्सपोर्टर बन गया तेल का, ठीक है। तो अगर आपका प्राइस सिग्नल है मार्केट में, और लेकिन दूसरी भी चीज चाहिए, और आपकी मार्केट में कैपेबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, दोनों होनी चाहिए, है ना। ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस सिग्नल है लेकिन आप में कुछ क्षमता ही नहीं है, तो आप क्या ही कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको एक क्षमता तो बनानी पड़ेगी कंट्री में, और क्षमता कैसे बनती है? क्षमता बंद होके नहीं बनती, वो खुले होके बनती है। तो ये चिकन और एग है थोड़ा सा। आप ये नहीं सोच सकते कि अरे अब हमें क्षमता नहीं है तो हम बंद हो जाएं। बंद होके तो क्षमता नहीं बनने वाली आपकी। और एक और उदाहरण मुझे याद है, नियॉन और पैलेडियम गैस का। ये भी हुआ था, जो कि रशिया और यूक्रेन बहुत बड़े सप्लायर हैं इन दोनों चीजों के। तो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, थोड़ा सा कीमत बढ़ गई इसकी, तो लोगों को लगा अरे देखो रशिया के पास भी हथियार है, वो रोक देगा। पर आपने सुना क्या उसके बाद? मुझे नहीं लगता किसी ने भी सुना उसके बाद, क्योंकि दूसरे देशों ने बनाना शुरू कर दिया, कीमत बढ़ी, तीसरे देश। मतलब ये चीजें ऐसी नहीं है कि इसमें मतलब ऐसा ज्ञान लगता है जो सिर्फ 50 लोगों के पास है विश्व में। तो आप कर सकते हैं ये सब चीजें। तो और इसकी अवसर लागत भी है सौरभ, इस जो स्वदेशी सोच की है ना, इस तरीके की सोच की, क्योंकि अगर हम लोग यही सोच रहे होंगे तो हम लोग कल का गेम खेल रहे होंगे, मतलब जो कल चला गया हुआ है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि यार हम लोग खुद को ऑयल प्रोड्यूस करना है, वो गेम छोड़ो यार। मतलब अब क्या आप ये सोच सकते हो कि कल की टेक्नोलॉजी में हम लोग ऐसा करें कि भारत के टेक्नोलॉजीज पूरे विश्व में फैले हुए हो? तो आपके पास लेवरेज होना चाहिए। आपको हर चीज वो नहीं चाहिए जो अमेरिका ने की थी, आपको वो क्यों करना है, या जो चीन ने की थी। आप आगे का गेम खेलो ना। तो पर अगर हम लोगों की सोच यही रहेगी कि हम लोग कल की चीजों के ऊपर कैसे आत्मनिर्भर हो जाए, तो हम लोग आगे का गेम सोच ही नहीं रहे हैं। एक बहुत पुराना एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, और हम जो एक्चुअली बात कर रहे हैं वो एसेंशियली ग्लोबलाइजेशन है, राइट। यही तो वैश्वीकरण है कि यहाँ से नहीं मिलेगा तो मैं वहां से लाऊंगा, और ये आज का गेम नहीं है, ये अभी बहुत पिछले 500 सालों का गेम हो गया है, राइट। तो जस्ट ये दिमाग में ये आ रहा था कि जैसे कि एक टाइम था जब स्पाइस ट्रेड चल रहा था और पेपर और क्लोव का दाम भी बहुत ज्यादा था, राइट। अल्टीमेटली फाइनली जब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने फिगर आउट किए कि अच्छा ये जगहों पे मिल रही है, उन्होंने फिर जहाँ उन्होंने अपने कॉलोनीज बनाई, वहाँ पे भी उन्होंने उसको उगा के उसके ऑल्टरनेटिव जगह से भी ला सकते हैं। सिर्फ जावा से लाना जरूरी नहीं है, ज़ंजीबार में भी उगाया जा सकता है। चाय, टी इज एन एग्जांपल ना। हाँ, टी भी चीन से भारत में आ गया, इंडिया में। हाँ, चीन से भारत में आई, भारत से केन्या में गई। तो मतलब ये तो 500 साल पुराना गेम चल रहा है कि ये कमोडिटी यहाँ से नहीं मिलेगी तो मैं कहीं और से लाऊंगा, या कहीं और पैदा करूंगा, या कहीं और बनाऊंगा। तो ये सारे पुराने वाले ही यही चीज अलग अलग, और शायद अभी वो फास्ट फॉरवर्ड में चल रही है। वो थोड़ी सेंचुरीज के लेवल पे चल रही थी, अब वो सालों में चल रही है ये गेम।
एक ही चीज कांस्टेंट है कि उनकी क्षमता कि भाई हाँ। हम कितना इस चीज को कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चैलेंज को। ये आपकी इनोवेशन और कैपिटल इंटेंसिटी, आपके यहाँ पे क्या कितने नए एंटरप्राइजेस बन सकते हैं जल्दी से, है ना। अपॉर्चुनिटी है पर उसको रिस्पॉन्ड भी तो करना है। तो अगर आपकी हाँ। कंट्री में वो कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर आप क्या कर लीजिएगा। और मैं अगर आप सिंगापुर का गेम देखो तो वो मेरे ख्याल से वो जो यही चीज कर रहा है, वो जो भी चीज इंपोर्ट हो सकती है बहुत आसानी से, यहाँ का खाना सारा बाहर से आता है, पानी भी काफी सारा 50% पानी मलेशिया से मिलता है इनको, तो वो सारी चीजें तो बाहर से आ रही है, पर वो लोग अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, कि वो अपनी जहाँ पे उनका एडवांटेज है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस तरीके का वो गेम खेल रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, वो दुनिया को टेक्नोलॉजी देंगे और ब्रेड बटर कहीं और से भी आ जाएगा। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमने अभी डर के मारे राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, तो ये सब इस तरीके के झटके अपने किसानों को देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो हाँ, ये दो झटके, मतलब 2 बार थम्स अप पिए किसी ने, है ना। ये राइस एक्सपोर्ट बैन एक और है, वो तो बैन ही है ना प्रणय, उसमें लाइसेंस नहीं है। हाँ वो, और हाँ, वो बैन है। मतलब 2008 के बाद पहली बार हम लोगों ने गेहूं और चावल दोनों बैन कर दिया, एक्सपोर्ट बैन। डर के मारे फालतू गेहूं में। और पे किसान तो 1 साल से चल रहा है, अभी चावल पे भी डाल करेक्ट, दिया। चावल पे भी लगा दिया। ठीक ठीक। तो मतलब मेरे को लगता है कि इनके एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, पर जो लोग नहीं समझना चाहते वो लगे हुए ही हैं इन चीज़ों पर। तो हमारे सुनने वाले बताएं उनको क्या लगता है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे सुनने वालों में भी काफ़ी लोग स्वदेशी नीति के समर्थक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना समर्थन है, तो हमारे सुनने वालों में भी होना चाहिए। या फिर उन लोगों ने पुलियाबाजी सुनने के बाद में किसी ने अपना मत बदला है तो हमें बताइए, और नहीं बदला है तो भी बताइए। हम आपसे सीखना चाहेंगे कि हम में क्या कमी रह गई समझाने में। तो इस बात पर आज की चर्चा खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और चलती रहेगी इससे पुलियाबाजी। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। IVM